नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने का, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उधर अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठान के 673 दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। इसके साथ ही राम मंदिर संपूर्ण हो गया। इस दौरान पीएम मोदी भाव विभोर हो गए, धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इससे पहले राम मंदिर में पीएम मोदी ने मोहन भागवत के साथ फर्स्ट फ्लोर पर बने राम दरबार में पहली बार पूजा और आरती की। रामलला के दर्शन किए। पीएम रामलला के लिए वस्त्र और चमर लेकर पहुंचे थे। उन्होंने सप्त ऋषियों के भी दर्शन किए, भगवान शेषावतार लक्ष्मण की पूजा की और जलाशय भी देखा। इससे पहले पीएम मोदी ने साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान स्कूली छात्रों ने काफिले पर फूल बरसाए और जगह जगह पर महिलाओं ने उनका स्वागत किया। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी भी इस दौरान मौजूद रहे। ये ऐतिहासिक तस्वीरें आज निकलकर सामने आई, जब आज मंदिर पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। चलिए धर्म ध्वजा की खासियत आपको बताते हैं। ध्वजा की लंबाई की बात करें तो ये 20 फीट की है, चौड़ाई ध्वज की वो 11 फीट चौड़ी है। इसके अलावा धर्म ध्वजा की खासियत की बात करें तो करीब 4 किलोमीटर दूर से भी इसे देखा जा सकता है। दृश्यता की बात करें तो कपड़े की बात करें तो ध्वज को विशेष पैराशूट फैब्रिक से तैयार किया गया है ताकि यह हमेशा लहराता रहे। ध्वज में रेशमी धागों का इस्तेमाल किया गया है और रेशमी धागों से इसे बनाया गया है। ध्वज 3 परत वाले कपड़े से बनाया गया है। केसरिया रंग का ये विशेष ध्वज सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये कई मामलों में बेहद अहम है। ध्वज में अयोध्या के इतिहास, सूर्यवंश की परंपरा, रामायण की गहराई भी इसमें छिपी हुई है। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर इस ध्वज को लगाया गया है। 42 फीट का ये ध्वज स्तंभ है, जिसे राम मंदिर के सबसे ऊंचले हिस्से में लगाया गया है। ध्वज दंड को खास घूमने वाले चैम्बर पर लगाया गया है। चैम्बर में बॉल बेरिंग लगे हैं और इसके ऊपर ही फिट किया गया है ध्वज दंड को। तेज हवा में भी ये सुरक्षित रहेगा, आंधियों को भी ये झेलने में सक्षम है। इस ध्वज दंड में धर्म ध्वजा लगाई गई है, जो कई मायनों में ऐतिहासिक है। अयोध्या के राम मंदिर के धर्म ध्वज में ऊपर ओम का चिन्ह बनाया गया है। इसके अलावा इसमें एक सूर्य का चिन्ह है। ओम को सनातन धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है और इस ध्वज में ओम का जिक्र है। यह हिंदू धर्म के शुभ प्रतीकों में से एक माना जाता है। इसके अलावा ओम मान्यता है कि इसके प्रभाव से विशेषकर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके अलावा सनातन धर्म में मंत्रों में भी ओम का उच्चारण किया जाता है। तो कई मायनों में सनातन धर्म में ओम जो है वो बेहद खास है। ओम को सभी भगवानों का संयुक्त रूप माना जाता है। राम मंदिर के ध्वज पर सूर्य का चिन्ह भी बना हुआ है। कहा जाता है कि भगवान सूर्यवंशी हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम सूर्यवंशी हैं और उन्हीं की वजह से इस पर सूर्य बना हुआ है। सूर्य देवता के पुत्र वैवस्वत मनु से सूर्यवंश का प्रारंभ हुआ। भगवान राम भी सूर्य देव की साधना किया करते थे। इसके अलावा जब भगवान राम ने रावण का वध किया था तो उसके बाद उन्होंने सूर्य देव की विशेष पूजा की थी। तो ये धर्म ध्वज अपने आप में कई मामलों में खास है। इसके अलावा कोविदार वृक्ष का पौराणिक ग्रंथों में विशेष महत्व बताया गया है और ये भी बेहद अहम है। ये अयोध्या का पावन वृक्ष था और भगवान राम के जमाने में भी धर्म ध्वजा में इसका जिक्र होता था। कोविदार वृक्ष का चिन्ह उस समय अयोध्या के ध्वज में अंकित किया जाता था, जब अयोध्या अपने सबसे बेहतरीन काल में थी। वनवास के समय कोविदार वृक्ष का उल्लेख मिलता है। वनवास के समय भरत सेना के साथ जंगल में पहुंचे थे। ध्वज पर कोविदार वृक्ष का चिन्ह देखकर लक्ष्मण जी करते हैं अयोध्या की सेना की पहचान। यानी वो ध्वज पर कोविदार को वृक्ष को देखने के बाद ही भगवान लक्ष्मण जो है वो ये पहचान करते हैं कि अरे ये तो अयोध्या की सेना है। तो राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित हो गया है। ये अलग अलग 5 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। साथियों,
आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाही। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही हो। और ये जीवन जीना है, उस जीवन की प्रतिष्ठा करनी है, इस जीवन का झंडा शिखर तक पहुंचाना है। चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, चाहे जितनी कठिनाइयां हो, साधनहीनता हो, सारी दुनिया स्वार्थ में बहती होगी, लेकिन हमारा संकल्प है, सूर्य भगवान उस तेज के, उस संकल्प के प्रतीक है। उनके रथ का एक ही चक्र है, प्रतिनिधित्व होता है ओंकार से। वो सारी दुनिया को देने वाला भारत हमको खड़ा करना है। हमारे इस संकल्प का प्रतीक यह राम मंदिर, उसकी प्रक्रिया आज हमने पूरी कर ली है। यहां पर धर्म पथ, राम पथ, भक्ति पथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को एक नए मार्ग और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उस कनेक्टिविटी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में इसे आस्था और आधुनिकता के साथ ही आस्था और अर्थव्यवस्था के एक नए केंद्र के रूप में और देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी इसे सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के रूप में इस नई अयोध्या का दर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। आज का यह दिन हम सबके लिए, हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आत्म गौरव का दिन है। राजधानी दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को कई निवेश प्रस्ताव मिले हैं। स्टील, ऊर्जा और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों ने राज्य में उद्योग स्थापित करने, क्षमता विस्तार करने, होटल निर्माण और वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए रुचि दिखाई है। कंपनियों ने कुल 6,321 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश और 505 करोड़ रुपए का पर्यटन निवेश का प्रस्ताव दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। ये दिल्ली का होटल द ललित है, जहां आज आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में स्टील और टूरिज्म सेक्टर को केंद्र में रखते हुए नए निवेश अवसरों पर फोकस किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने
उद्योग जगत के प्रमुख निवेशकों, विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की और स्टील टूरिज्म सेक्टर की कई कंपनियों को निवेश प्रस्ताव पत्र सौंपे। पूरे देश भर के नामी गिरामी सभी उद्योगपति यहाँ पर उपस्थित हैं और इनके सामने में हम लोगों ने अपने प्रदेश की जो नई उद्योग नीति है, जो कि बहुत अच्छी है, सब जगह इसको सराहना मिल रही है, तो उद्योग नीति को भी उद्योगपतियों के सामने में रखे हैं। और आज के इस इन्वेस्टर कनेक्ट में 6 निवेश प्रस्ताव हम लोगों को मिले हैं और उसमें एक तो स्टील कोटेड ट्यूब्स, ये जो दिल्ली बेस्ड है, ये लोग भी हमारे छत्तीसगढ़ में निवेश करेंगे और इस तरह से कुल आज 6 निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें 6,321 करोड़ का इन्वेस्ट होगा और इसमें 1715 लोगों को रोजगार भी प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। सीएम साय ने दावा किया 26 मार्च 2026 तक बस्तर पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है और राज्य सरकार होम स्टे नीति, ट्राइबल टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म पर फोकस कर रही है। बहरहाल अब ये भी जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ को कौन कौन से निवेश प्रस्ताव मिले हैं। छत्तीसगढ़ को मिले निवेश प्रस्ताव: ग्रीन एनर्जी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, कचरे से बिजली उत्पादन करने वाले 50 मेगावाट के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना के लिए 3,769 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव मिला। 150 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये प्रस्ताव कचरा प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आरती कोटेड स्टील 315 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। 550 रोजगार सृजन की संभावना है। SDRM मेटेलिक्स प्राइवेट लिमिटेड स्टील प्लांट और पावर यूनिट के लिए 195.75 करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया है। 495 रोजगार सृजन की संभावना है। RSLD बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड इथेनॉल प्लांट के लिए 200 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव दिया है। 213 रोजगार सृजन की संभावना है। JK लक्ष्मी सीमेंट क्षमता विस्तार के लिए 1,816.5 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव दिया। 110 रोजगार सृजन की संभावना है। अरमानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। 200 युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं इसके साथ ही पर्यटन क्षेत्र में मिले 505 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी मिले हैं। पर्यटन के क्षेत्र में होगा निवेश। मार्स विमान प्राइवेट लिमिटेड 217 कमरों वाले होटल के लिए 220 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। 522 लोगों को रोजगार मिलेगा। हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट वेलनेस रिसोर्ट और शिक्षा केंद्र के लिए 200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। विद्या इन 52 कमरों के होटल के लिए 25 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। PSA रिसोर्ट 150 कमरों के एडवेंचर होटल और रिसोर्ट के लिए 60 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सीएम साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में उद्योग से लेकर पर्यटन के क्षेत्रों का तेजी से विकास हो रहा है, जिसका फायदा आम लोगों और युवाओं को होगा। दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट, INS 24/7। मोहन यादव समाज में मिसाल पेश करने वाले हैं। 22 दुल्हों के साथ सीएम के बेटे की बारात निकलेगी। जी हां, शिप्रा तट पर भव्य सामूहिक विवाह का आयोजन होगा, जिसमें अभिमन्यु भी 7 फेरे लेंगे। क्या होगा खास, एक रिपोर्ट देखिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 1 दिसंबर को गीता जयंती बड़े स्तर पर मनाई जाएगी, क्योंकि गीता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन की मास्टर की है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भाग लेगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद आशीष शर्मा के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही आशीष शर्मा के छोटे भाई को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। बैठक में नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव अब प्रत्यक्ष तौर पर कराने का भी फैसला लिया गया। तो
तो भोपाल में कैबिनेट की अहम बैठक हुई और बैठक में कई फैसले लिए गए। हाल ही में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए आशीष शर्मा के परिवार को 1 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। इसके अलावा उनके छोटे भाई को नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा राज्य में होने वाली नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव जो हैं उसमें जो है प्रत्यक्ष चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समाज में मिसाल पेश करने वाले हैं। 22 दूल्हों के साथ मुख्यमंत्री के बेटे की बारात निकलेगी। जी हां, शिप्रा के तट पर भव्य सामूहिक विवाह का आयोजन होगा, जिसमें अभिमन्यु भी साथ फेरे लेंगे। क्या होगा खास, एक रिपोर्ट देखिए। शिप्रा घाट सावराखेड़ी ब्रिज के नजदीक इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम के बेटे की भी शादी होगी। शादी के लिए 5 होम बनाए हैं, जिसमें कुल 22 जोड़ों का विवाह होगा। बेटे के विवाह को निजी आयोजन न बनाकर इसे सामाजिक समरसता के उत्सव में बदलते हुए 21 अन्य कन्याओं के विवाह की जिम्मेदारी भी स्वयं उठाई है। 22 जोड़े का ये विवाह होने जा रहा है और धूमधाम से बारात निकलेगी, वरमाला होगी, फिर सप्तपदी होगी और परंपरागत रूप से जो भी विधि विधान होते हैं वो सारे विधि विधान होंगे। और यादव परिवार को इस शुभ अवसर पर 21 कन्याओं को अपनी ओर से उपहार देने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। इस विवाह सम्मेलन में सभी 9 जोड़ों को गृहस्थ परिवार शुरू करने के लिए उपहार मुख्यमंत्री के परिवार की ओर से दिए जाएंगे। विवाह सम्मेलन में खास लोगों को आमंत्रित किया गया है। इनमें राज्यपाल मंगू भाई पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, गौतम टेटवाल समेत दोनों परिवारों के करीबी रिश्तेदार, मंत्री, अफसर और पार्टी के प्रमुख नेता शामिल हो सकते हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव 26 नवंबर को उज्जैन पहुंच जाएंगे। किस प्रकार से लोगों का आवागमन होगा, पार्किंग की व्यवस्था किधर होगी, लोगों का मूवमेंट कैसे होगा, भोजन व्यवस्था में कैसे आना जाना होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। उस क्रम में व्यवस्थाएं क्या रहेंगी वो देखने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मुआयना किया है और व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी, जिस प्रकार से भीड़ को यहाँ पे जो है फिल्टर किया जा सके, भीड़ को हम लोग कंट्रोल कर सकें, उसके लिए जो है आगे मुआयना किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शादी में फिजूल खर्ची के खिलाफ रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने बड़े बेटे की भी शादी उदयपुर में पारिवारिक लोगों के बीच में सादगी के साथ संपन्न कराई थी और अब छोटे बेटे की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान की जा रही है। INS 24/7 के लिए उज्जैन से राहुल यादव की रिपोर्ट। और भिलाई में एक निजी कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए पार्टी की ओर से औपचारिक आवेदन कांग्रेस हाईकमान को भेज दिया गया है और अब फैसला प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। जोगी ने कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पार्टी कठिन दौर से गुजर रही है, इनकमिंग बंद और आउटगोइंग जारी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की चुनौती से निपटने के लिए विपक्ष को एकजुट होना आवश्यक है। जोगी के इस बयान से प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। वहीं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि वे भी इस प्रस्ताव से मीडिया के जरिए अवगत हुए हैं और अंतिम निर्णय हाईकमान पर निर्भर है। और फिलहाल मेरे साथ 9 PM में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। धन्यवाद।